बीजेपी शासित योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर लगातार काम कर रही है। यहाँ की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, जिसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बार बार कहते हैं। इसी नीति का हिस्सा है कि पिछले 8 सालों में 2,19,000 भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में हुई है। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कई राज्यों के पास इतनी फोर्स नहीं है और हमने 8 सालों में इतनी भर्ती करके युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी की संभावना को विकसित किया है। बहनों और भाइयों, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का यह हिस्सा है और जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत सरकार ने जो प्रदेश के अंदर 2017 से ही रूल ऑफ लॉ लागू हो, इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ किए, इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने। आप याद करिए, पिछले 8 वर्ष में 2,19,000 केवल भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में हुई है। 2,19,000। अनुमान करिए 2,19,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई। आप अनुमान करिए, ये 2,19,000, कई राज्यों के पास इतनी फोर्स नहीं, और इतना हम लोगों ने 8 वर्ष में भर्ती करके उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी की संभावना प्रदेश के अंदर विकसित की। मुझे याद है 2017 में जब हम लोगों को पहली बार प्रदेश में हम लोगों को जब पुलिस की भर्ती करनी थी, तो ट्रेनिंग कहां हो, क्योंकि भर्ती एक औपचारिकता नहीं है, इसमें ट्रेनिंग भी आवश्यक है। कहां पे ट्रेनिंग हो, यह एक चैलेंज था। हमारे पास उस समय कुल क्षमता थी 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग की, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस समय हमें जब 30,000 की पहली भर्ती हम लोगों ने निकाली थी, तो ट्रेनिंग के लिए 2017 में हमें मिलिट्री के, पैरामिलिट्री के ट्रेनिंग सेंटर भी किराए पे लेने पड़े थे और अन्य राज्यों के भी ट्रेनिंग सेंटर किराए पे लेने पड़े थे। लेकिन इस समय हम लोग 60,244 पुलिस कार्मिकों की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये 60,244 पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता प्रदेश के अंदर विकसित किए गए ट्रेनिंग सेंटर में ये सभी पुलिस कार्मिक आज के दिन पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। यानी ये हमारी क्षमता का विस्तार है कि जिस राज्य में 6,000 पुलिस कार्मिकों को ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही थी, आज वहां पे 60,000, यानी हमने 8 वर्ष में इसकी क्षमता को 10 गुने से अधिक बढ़ा करके एक आधुनिक पुलिस के रूप में भी पुलिस के अंदर जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, केवल कार्य नहीं बल्कि उसके अनुरूप उनकी सुविधा हो। आज भी आप किसी सिटी में जाएंगे, किसी जनपद में जाएंगे, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी वह पुलिस के बैरक होंगे, पुलिस कार्मिकों की अवस्थापना सुविधा से जुड़ी हुई होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश के लिए जल का कुशल उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जनसंख्या की तुलना में जल संसाधन सीमित है। उन्होंने कहा, जल का सक्षम उपयोग दुनिया भर की जरूरत है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। धरती पर उपलब्ध कुल जलराशि में से फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी केवल 2.5% है। उसमें भी केवल 1% ही मानव समुदाय को उपलब्ध हो पाता है। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती में झेल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से वाटर साइकिल प्रभावित हो रहा है।
ऐसे स्थिति में सरकार और जनता को मिलकर वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर सिक्योरिटी के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। हाल ही में राजस्थान के चूरू से सांसद राहुल कसवा ने किसान एकता ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने सरकार के सामने खरीफ 2021 के बकाया 500 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम दिलाने की मांग रखी। सरकार के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बाद सांसद राहुल कसवा ने इसे सार्थक और सकारात्मक बताया। कोई फाइनेंशियल ओरिएंटेड डिमांड हमारी थी नहीं, हमारे टेक्निकल डिमांड्स हैं। एक खरीफ 2021 का क्लेम का इशू जिसको हम बहुत टाइम से लड़ रहे थे, उसमें इसी सरकार ने 29 फरवरी 2024 को हमारे पक्ष में, किसान के पक्ष में फैसला लेते हुए हमारा 500 करोड़ का क्लेम जो पेंडिंग था उसको पास कर दिया था। अब उसके बाद में 1 साल बाद में 18/8/2025 को दोबारा से एक टेक्निकल कमेटी बैठी। बीमा कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई भारत सरकार को, उसके ऊपर कमेटी बिठा के फैसला लेके हमारा 2024 के फैसले को निरस्त कर दिया। उससे किसानों को डायरेक्ट 500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। हम इस मुद्दे को लेकर ही ट्रैक्टर मार्च करके आना चाहते थे और इस मुद्दे के लिए हम आए हैं। जिला प्रशासन ने हमें रोका और हमारी व्यवस्था में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई है और बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है और हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया और हमने सभी बातों पे तथ्य बात करी और मंत्री महोदय की इंटरवेंशन के बाद में डिपार्टमेंट ने माना है कि दोबारा से हम स्टैक बिठाने की बात करेंगे और जो हमारे पटवार में जो हमारे को 500 करोड़ का क्लेम जो वंचित रह गया था उसको स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करके उसको चेक करेंगे और उसके बाद में हमारे एक रास्ता खुल गया है। हम आज की तारीख में हमने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है और ये मीटिंग्स होने के बाद में जो हमारे 500 करोड़ का लॉस जो बिल्कुल बंद हो गया था, अब उसका हमारा एक वे खुला है। ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री हम इसको मानते हैं इस मीटिंग से और मैं मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा MSP, यूरिया, DAP वगैरह को लेकर बाकी नीतिगत एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं कि डिस्ट्रिक्ट में पोर्टल नहीं खुला तो हमारी मूंग की परचेजिंग नहीं हो पाई और मूंगफली की परचेज नहीं हो पाई। उसमें करप्शन बहुत है, कुछ एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स है, उसके लिए मंत्री जी ने गाइड भी किया है और स्टेप बाय स्टेप जैसे जल जीवन मिशन में चूरू जिले में 70 करोड़ रुपए की पेंडेंसी है। डेविएशन आ गया बजट के अनुसार, बजट हमारा करीब 400 करोड़ रुपए का था, 70 करोड़ कम पड़ गए। अब उसके कारण SLRs जो होती हैं, सेकंड लेवल रिजर्वायर है, वो जुड़ नहीं पा रहे। अब उसके लिए मंत्री वो पैसा की फाइल घूम रही है 2 साल से, तो मंत्री महोदय ने इंटरवेंशन किया, प्रॉमिस किया है कि जल्द इसको पैसा निकल जाएगा तो हमारे वो जल जीवन मिशन का काम पूरा हो जाएगा। ऐसे हमारे पोर्टल का इशू है, MSP में हमारे पोर्टल पूरे नहीं खुले और पोर्टल न खुलने के कारण किसानों को 25% का ही परचेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो हमारे 10,000 से कम पोर्टल रह गए हैं, ज्यादा पोर्टल रह गए, टोकन्स रह गए हैं। वो टोकन खोलने का भी आश्वासन सरकार ने दिया है। हमारा एक नौहर फीडर का इशू था, नौहर फीडर के अंदर 120 करोड़ रुपए की DPR बननी थी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा राजस्थान की पार्टनरशिप में, जो भारत सरकार फंडिंग कर रहा है। अब उसको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट हुए 2 साल हो गए, वो DPR ही बन के तैयार नहीं हो रही। तो एग्जीक्यूशन के प्रॉब्लम्स को लेकर ही हम आए हैं। हम कोई फाइनेंशियली, एक हमारी फाइनेंशियल डिमांड जरूर है कि जो भी मुख्यमंत्री की खुद की घोषणा है, चूरू के अंदर एक एलिवेटेड रोड बनाने का प्रोग्राम था, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर ने काम चालू कर दिया है, उसको हम रुकाना चाहते हैं और एलिवेटेड रोड जो CM महोदय की खुद की प्रॉमिस किया हुआ है चूरू के अंदर, वो हमारा 70-80 करोड़ रुपए का एक्सटेंशन आ जाए तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अच्छी रोड बन जाए। अदरवाइज वो रोड पुल नीचे उतर रहा है, 50 मीटर बाद पुराना पुल दोबारा चालू हो रहा है, वो हमारे लोगों की लाइफ की न्यूसेंस बन जाएगी। इसके लिए हमने एक जरूर डिमांड करी है, वो भी सरकार की घोषणा। तो कुल मिला के हम मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं और हम ये मानते हैं कि बड़ी हेल्दी एक मीटिंग हमारी हुई है और सरकार को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं उसके लिए बार बार कोशिश करके ऐसी मीटिंग्स बनानी चाहिए। हमारे सभी सीनियर लीडर्स आदित्य बुढ़ानिया जी, हमारे मनोज मेघवाल सुजानगढ़ के MLA साहब पूसाराम गोदारा जी, रफीक मंडेला जी हमारे चूरू से आए हैं और कृष्णा पूनिया जी, सभी लोगों ने हमारे जिला अध्यक्ष महोदय के सब साथ आए हैं और हमने किसान के हमारे 21 किसानों के संगठन की टीम भी साथ आई है। हमने बड़ी उम्मीद के साथ हम आए थे और हम नाउम्मीद नहीं हुए हैं। हमारी उम्मीद के ऊपर मंत्री महोदय ने बड़ा हमारा मतलब दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी कि ट्रैक्टर। मुझे लगता है किरोड़ी लाल जी मीना साहब की जुबान है, दोबारा आना नहीं पड़ेगा। मुझे मालूम है वो जुबान पे से हमारा काम हो जाएगा। मैंने बड़ी हेल्दी बोला, हेल्दी।
बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार पर महिलाओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने कहा अगर नीतीश कुमार ने वोट नहीं खरीदे हैं तो वह अगले 6 महीने में जीविका दीदी को 2-2 लाख रुपए देने का वादा पूरा करे तो प्रशांत तुरंत संन्यास ले लेंगे। हर विधानसभा में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया गया है। करीब करीब 1 लाख आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता की से जुड़ी हुई महिलाओं को करीब करीब सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। इसके साथ ही विकास मित्र और टोला सेवकों को 25,000 रुपया एक बार में, और जो लोग प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको 5,000 रुपया दिया गया है कपड़ा के नाम पर। तो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ रुपया, करीब करीब 29,000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। अब हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं ये कहने के लिए कि इसी वजह से हम लोग चुनाव हार गए। मेरा अब सीधा सरकार से एक आग्रह है कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं तो कृपा करके जो 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था। तो वोट खरीदने के लिए पैसा दिया गया है कि किसी योजना के तहत पैसा दिया गया है, सरकारी योजना के तहत। इसका प्रमाण इस बात पर है कि आने वाले 6 महीने में सरकार ने स्वरोजगार के नाम पर जो पैसा जारी किया है, उस क्षेत्र में और पैसा और मदद जारी की जाती है या नहीं की जाती है। हम लोग एक भी विधायक न जीते कोई बात नहीं, जन स्वराज। और कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी, हमारी गलती थी। और हमारे आकलन की बात छोड़िए, अगर बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, पलायन बंद हो जाए, 1.5 करोड़ परिवार, टोटल 2.5 करोड़ परिवार में अगर 1.5 करोड़ परिवार की गरीबी दूर हो जाए तो प्रशांत किशोर को विधायक बनने की, राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो आपका अगर ये सवाल है कि 25 सीट की बात है, बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। एक ही फैक्टर है, ये पैसा बांटकर जो वोट आपने खरीदा है, खरीदने का आप पर इल्जाम है। तो इसको आप इतने 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस इल्जाम को धो दीजिए। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा राजनीति और धर्म को अलग रखना चाहिए। वाड्रा ने कहा बिहार में दोबारा चुनाव कराए जाएं, बिहार के नतीजों से लोग खुश नहीं हैं। वाड्रा ने एनडीए पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि लोगों को 10,000 रुपए देकर खरीदा गया है। ऐसी चीजें रोकी जानी चाहिए थी, इसे बंद कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मतलब कि राजनीति अलग होनी चाहिए, मेरा हमेशा सोच यही है। और गुरु जी मेरे को सारा समझा रहे थे उसके बारे में। और मैं चाहता हूं कि बस राजनीति और धर्म अलग हो, अलग। बिहार चुनाव के बाद पीएम ने कहा है कि एक आदमी भी है। बिहार चुनाव के बाद पीएम ने कहा कि परिवार कांग्रेस में फूट होगी, ये चौथी बार ये टूटेगी कांग्रेस, क्या कहें? देखिए, आपको खुद लग रहा है और सबको लग रहा है कि जो ये चुनाव हुआ है वो इसी ने मेहनत की है इस सरकार को, एनडीए की सरकार को जिताने के लिए। और जो रिजल्ट आए, लोग वहाँ खुश नहीं हैं। आज राहुल वहाँ है, सारे युवकों की मांग थी कि राहुल वापस आए और उनके साथ जुड़े और उनकी समझें जो समस्या है वहाँ। क्योंकि देखिए 10,000 रुपए देकर लोगों को खरीदा जा रहा है।
ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी। इसी ने उसको मना करना था, बंद करना था, पर उन्होंने चलने दिया है। देश की जनता और बिहार की जनता सबसे ज़्यादा खुश नहीं है इस रिज़ल्ट से। और अगर कभी भी ये सोच या विचार हो कि इसको दोबारा हो, इलेक्शन दोबारा हो, बैलेट पेपर से हो, मेरे को ज़रूर लग रहा है कि बिहार की जनता दिखाएगी कि रिज़ल्ट बदलेगी। और ये जो मेरा सोच है और जो मैं कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है कि लोगों के बीच में रहकर और उनकी मांगे हैं कि हम उनकी सोच और उनकी मांगे हैं उसको बुलंद करें और समझाएं लोगों को कि ये जो देश में चल रहा है, इस तरीके की जो चुनाव होता है, ये बिल्कुल गलत है और लोग सहमत नहीं है उस पर, और इस तरीके से प्रगति नहीं होगी देश की। कांग्रेस में बोल रहे हैं कि कांग्रेस में महालोग को जानकारी नहीं है। सर, कांग्रेस ने वोट की बात कही है पीएम ने। अरे भैया, पीएम देखिए, जो भी बोले कोई फूट नहीं होगी, सब एकजुट हैं और गठबंधन भी एकजुट है। ये जब हारते हैं उससे भी सीखते हैं और ज़रूर जो गलत हो रहा है हम लड़ रहे हैं, उसके लिए हम हर रोज लड़ रहे हैं। राहुल देख सकते हैं कि आप हाँ इधर की बात चलो बोल रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। एआईसीसी मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने बताया कि देश के जिन 12 राज्यों में एसआईआर होना है, आज उसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने बताया दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ विशाल रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली में पार्टी द्वारा चुनाव आयोग के राजनीतिकरण का पर्दाफाश किया जाएगा। आज एसआईआर पे 12 राज्य जिनमें अब एसआईआर एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, उस पर एक बैठक हुई जिसमें हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी और तमाम उन राज्यों से संबंधित सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट्स, सीएलपी लीडर्स, जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस और सेक्रेटरीज इंचार्ज सब मौजूद थे। सबने अपनी बात रखी। जो दिक्कतें आ रही हैं चुनाव आयोग से, बिहार का उदाहरण आपके सामने है एसआईआर का, वो सब बातें सबने आपस में साझा की। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर के एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे एसआईआर के खिलाफ। और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जाए। सबने अपने अपने सुझाव भी दिए, बीएलएस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं वो सारी बातें साझा की। लेकिन सबका अनुभव यही है कि जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये एसआईआर काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। ये सबका निष्कर्ष इस बैठक में निकला। जो भी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, सीएलपी लीडर्स हैं, जो सीधे तौर पे इस एसआईआर एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं, वो सब मौजूद हैं। एसआईआर की बात हम बिहार चुनाव से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले से उठा रहे हैं। पूरी वोटर अधिकार यात्रा निकाली और एसआईआर के बारे में यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आए, 5 ऑर्डर चुनाव आयोग के खिलाफ आए, क्योंकि इसमें इतनी त्रुटियां हैं और बदनीयती है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत स्पष्ट तौर पे उसको देखा और उस पर टिप्पणी की और उसको सुधारने के आदेश दिए। बड़े बेमन से चुनाव आयोग ने कुछ बातें उनकी मानी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, वो आप सबके सामने। क्योंकि एसआईआर का मुद्दा जनता के ही वोट कट रहे हैं ना, मेरे और आपके थोड़े ही कट रहे हैं, सिर्फ नेताओं के तो नहीं कट रहे होंगे। वोटर का अधिकार छीना जाए तो ये बात हम सबको उठानी पड़ेगी, ये हमारा कर्तव्य है। നവംബർ 10-ാം തീയതിയാണ് ഇലക്ഷൻ। ये कांग्रेस का एक हस्ताक्षर अभियान था। 5 करोड़ हस्ताक्षर हुए हैं पूरे देश से। ये कांग्रेस का अपना पार्टी का अभियान है और ये पार्टी की रैली है। जो हमें अपनी तैयारी करनी है उसकी बैठक में उस पर चर्चा हुई, लेकिन जो चुनाव आयोग की नीयत के चलते जो हम सामना कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जो सामना कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा बहुत आवश्यक थी, जो की। धन्यवाद।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह रोजगार 2 सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, नफरत नहीं भाईचारे का राष्ट्र बनाएंगे। आज देश को नफरत की बुनियाद पर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो इस मुल्क के भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब के लिए अच्छा नहीं है। ये देश 144 करोड़ लोगों का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े, दलित, ये हिंदुस्तान सबका है। आप सबका इस सभा में स्वागत अभिनंदन भी करता हूं। ये यात्रा क्यों लेके निकला हूं मैं? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के सामाजिक हालात अच्छे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में देश में जिस तरह से नफरत का बीज बोया जा रहा है, वो इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, इस मुल्क के भाईचारे के लिए अच्छा नहीं है, गंगा जमुनी तहजीब के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं यात्रा लेके निकल रहा हूं। आज नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश की जा रही है, और मैं बार बार कहता हूं, नफरत जिस घर में होगी वो घर आगे नहीं बढ़ सकता, जिस गांव में होगी वो गांव आगे नहीं बढ़ सकता, जिस शहर में होगी वो शहर आगे नहीं बढ़ सकता, जिस राज्य में होगी वो राज्य आगे नहीं बढ़ सकता, जिस देश में होगी वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो नफरत जो एक बीमारी है, जो एक कोड़ है, उस बीमारी का सफाया हम लोगों को करना है। और ये यात्रा इसलिए भी है, लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, बिहार में चुनाव हार गए। मैंने कहा वो तो वोट डकैती करके चुनाव जीती है बीजेपी, एनडीए वाले वोट की डकैती करके जीते हैं। लेकिन लोकतंत्र के अंदर 2 रास्ते होते हैं अपनी बात मनवाने के, एक सदन का रास्ता, दूसरा सड़क का रास्ता। अगर सदन के रास्ते में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बेईमानी करके जगह पा ली है, तो हम सड़क से संसद तक आवाज बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, तैयार हो कि नहीं तैयार हो? अगर यही बात अंग्रेजों के सामने गांधी जी सोच लेते कि हमारी तो सरकार सत्ता नहीं है, काम कैसे करें, तो क्या ये मुल्क आजाद हो सकता था? यही बात अगर अशफाकुल्ला, शहीद अशफाकुल्ला सोच लेते, शहीद आजम भगत सिंह सोच लेते, शहीद चंद्रशेखर आजाद सोच लेते, मौलाना अबुल कलाम आजाद सोच लेते, तो क्या ये मुल्क आजाद हो सकता था? और अगर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए बाबा साहब ने ये सोच के संघर्ष नहीं किया होता कि अरे भाई हमारी तो सरकार सत्ता नहीं है, हम क्यों आवाज उठाएं, तो क्या इस देश के दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को अधिकार मिल पाता? क्या आज क्या कहा जा रहा है? आज क्या कहा जा रहा है? देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और मैं कह रहा हूं देश को हम भाईचारे का राष्ट्र बनाएंगे। संजय भैया जिंदाबाद, 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 संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश को हम एकता का राष्ट्र बनाएंगे, देश को हम मोहब्बत का राष्ट्र बनाएंगे, इस देश को 144 करोड़ लोगों का देश बनाएंगे, इस देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश बनाएंगे, अगर पिछड़े, दलित, सवर्ण सबका देश बनाएंगे। ये देश सबका है, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो इसलिए साथियों, दोस्तों, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। अपने मोहब्बत को, अपने भाईचारे को, अपनी एकता को कायम रखिए और इस देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहिए।
कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे गाए जा। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पंजाब में आप सरकार की नीतियों को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा, पराली जलने की घटनाएं कम हुई है। पंजाब में साल 2020 में 83,000 से ज्यादा पराली जलने की घटनाएं दर्ज हुई थी। वहीं 2022 में घटकर 49,000 तक पहुंच गया। इस साल ये संख्या 3500 तक रह गई है। यह आंकड़ा बताता है कि पंजाब में 95% पराली जलने की घटनाएं कम हुई है। लेकिन दिल्ली की बीजेपी सरकार प्रदूषण कम करने के लिए नहीं, बल्कि प्रदूषण का डाटा चोरी करने में लगी हुई है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि दिल्ली सरकार के तौर पे ये सरकार सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के फर्जीवाड़े में लगी हुई है। इस सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रदूषण कम कैसे करना है, उसके लिए कुछ काम किया जाए ना। आंकड़ों में ही फर्जीवाड़ा कर दो, उसी से सब काम बन जाएगा। भाई उससे खांसी कोई ना रुक रही, उससे लोगों को और खांसी आ रही। तो सैटेलाइट इमेजरी के हिसाब से 2020 में 1,07,000 इंसिडेंट्स थे फायर के, स्टबल बर्निंग के, पराली के जलाने के, जिसमें 83,000 इंसिडेंट सिर्फ और सिर्फ पंजाब के थे। उस वक्त सरकार हमारी नहीं थी। 2020 में हमारी सरकार नहीं थी, मगर हमारी सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा इस बात की तोहमत लगाई जाती थी कि साहब दिल्ली में प्रदूषण है, आपकी वजह से अरविंद केजरीवाल को जो है सब प्रदूषणों का कारण बताया जाता था। उस वक्त जो पराली के इंसिडेंट्स नॉर्दर्न स्टेट्स के थे सैटेलाइट इमेजरी से, वो थे 1,07,000, 1.07 लाख। उसमें पंजाब के अंदर जो पराली जलाने के इंसिडेंट्स पाए जाते थे वो थे 83,000। 2022 में जब हमारी सरकार बनी, सरकार ने काम किया, पराली का जब सीजन आया तो ये घट के 2020 में घट के 2022 तक 49,922 रह गया। 2023 में ये 36,363 रह गया। 2024 में ये 10,909 रह गया। और इस साल तो कमाल हो गया दोस्तों, इस साल ये जो पराली जलाने के जो इंसिडेंट्स हैं ये सिर्फ 3500 से 4,000 रह गए हैं। यानी कि कहाँ 83,000 और कहाँ 3500, करीब करीब 95% का डिक्लाइन पराली जलाने के अंदर आया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये केंद्र सरकार के 2 विभाग कह रहे हैं। और उन्होंने पंजाब की सरकार को, पंजाब के किसानों को इसके लिए मुबारकबाद दी। और उन्होंने कहा कि जैसे हरित क्रांति कभी देश में अनाज का अकाल पड़ा था और हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब में हुई कि देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाया हमने अनाज के मामले में, उसी तरीके से उसी स्तर की ये क्रांति हुई है पंजाब में। अब सवाल ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें क्या कर रही हैं। पहली बात तो आंकड़ों में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस को ही शट डाउन कर देते हैं। जितने AQI मॉनिटरिंग स्टेशन चल रहे हैं उनके ऊपर दिन रात छिड़काव करके AQI के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। फर्जीवाड़ा करने के बावजूद AQI 400 पहुंच रहा है। ग्रैप लागू नहीं किया जा रहा। बच्चों को विवश किया गया कि आप अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को प्रदूषण में भी स्कूल भेजें। उनके फेफड़ों के क्या हालात हुए होंगे। स्प्रिंकलर मशीन्स के टेंडर लेट किए गए और जो किए भी गए, ज्यादातर वो जो स्प्रिंकलिंग है वो उन AQI स्टेशंस पर दिन रात पानी का छिड़काव किया जा रहा है। राजस्थान में तीसरे मोर्चे को लेकर लंबे समय से जद्दोजहद जारी है। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राजकुमार रोत की भारत आदिवासी पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दल इस दौड़ में शामिल हैं। अब हाड़ौती क्षेत्र की आवाज को बुलंद करते हुए निर्दलीय युवा नेता नरेश मीणा भी दमखम दिखा रहे हैं। हाल ही में नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल एक प्रदर्शन के दौरान जयपुर पहुंचे, जहां नरेश मीणा ने तीसरे मोर्चे की अगुवाई करते हुए बड़ा बयान
आह्वान दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी कांग्रेस को हटाकर हमें तीसरा मोर्चा बनाकर लड़ना चाहिए। राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, और उस विश्वविद्यालय में भी एक बार थर्ड मोर्चा बना और उसकी रूपरेखा भी नरेश मीणा ने बनाई थी। आज 20 महीने में 3 चुनाव लड़कर और तीसरा चुनाव हार कर इसलिए आया हूं क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर इसलिए नरेश मीणा को हरा दिया कि अगर नरेश मीणा विधानसभा में चला गया तो नरेश मीणा हनुमान जी की कमी विधानसभा में पूरी कर देगा। और आज शायद अगर नरेश मीणा विधायक होता तो आप लोगों को सड़कों पर नहीं डोलना पड़ता, आपके लिए नरेश मीणा कुर्सियां फेंकता हुआ नजर आता विधानसभा में। लेकिन दुर्भाग्य राजस्थान का है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, आपके पहले सीएचसी के बच्चे महीनों तक धरना दे के गए, एसआई के मामले में धरना लंबा चला और केवल हम लोग धरना देते हैं लेकिन एक दो नेताओं के अलावा कोई आपकी आवाज को उठाने वाला व्यक्ति नहीं है। केवल हनुमान जी जब भी यहाँ पर लगता था, क्योंकि डॉक्टर साहब तो जब से बीजेपी में गए, जब से मंत्री बने हैं, डॉक्टर साहब बोल नहीं पा रहे। अभी भी भाई साहब से हमारी बात चल रही थी, हमने कहा कि भाई डॉक्टर साहब को अभी भी छोड़ देना चाहिए, समय है। और राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए इन दोनों पार्टियों को हटाकर हमें एक नया फ्रंट बनाकर जनता के लिए लड़ना चाहिए। मेरे साथियों, भाई साहब ने आपको मार्गदर्शित किया, मैं आपको ये भरोसा दे रहा हूं, तीसरा चुनाव हारने के बाद आदमी टूट जाता है, के बाद ही जनता के बीच में आ गया। गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। राजधानी जयपुर में गोरक्षक समिति की राष्ट्रीय बैठक हाल ही में संपन्न हुई। इसमें कंप्यूटर बाबा के नाम से मशहूर महामंडलेश्वर नामदेव दास त्यागी ने कहा, सरकार ने नहीं सुना तो मार्च में देश भर के संत दिल्ली में अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। इसके अलावा अन्य कई गोरक्षक इस कार्यक्रम में शामिल हुए और गौ माता के संरक्षण के लिए हुंकार भरी। देखिए, ये आंदोलन और ये चर्चा काफ़ी समय से चल रही है कि गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, जबकि हमारे राष्ट्रीय पशु भी हैं, राष्ट्रीय पक्षी भी हैं। तो हम इस सरकार से, क्योंकि ये सरकार ही अगर हमारी गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं देगी तो फिर हम किसी और सरकार से तो उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। तो आज सारे साधु और हम किन्नर समाज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आने वाले, क्योंकि ये सरकार भूल चुकी है कि सरकार, वो जैसे कहते हैं कि एक घर के लिए उसकी नींव बहुत ज़रूरी होती है। तो आज ये सरकार की भी नींव साधु संत और हम किन्नरों से मिलके ही बनी है। आज ये सरकार भी धर्म के नाम पे ही चल रही है। तो हम इस सरकार को आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आज हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। देखिए क्या होता है, मैं इसमें मोदी जी की गलती नहीं कहूँगी। मोदी जी खुद भी गाय पालते हैं, गाय प्रेमी हैं। और मैं ये कहूँगी कि अक्सर समय समय पर इंसान जब ऊंचे पदों पे चला जाता है तो वो भूल जाता है कि उसके कर्तव्य क्या है। वो अपने कर्तव्य देशभक्ति के लिए बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गाय माता को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनको राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं वो ये चीज़ भूल चुके हैं। और आज हम संत लोग, हम किन्नर लोग, हम सिर्फ निवेदन कर रहे हैं अभी सरकार से कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, हमारी गुहार सुनी जाए और बहुत जल्द हमारी गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। और अक्सर कहा जाता है कि जैसे कि कहा जाता है कि गौ माता है, तो आज हमारी माँ के लिए हम बच्चे नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा फिर।